हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग सीरीज ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमारे रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने साइकोलॉजी के अंडर फर्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे 51 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। हमारा पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टेस्ट दिए गए हैं। 4 हैं 7 मैट्रिसेस, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, वेक्सलर एडल्ट परफॉर्मेंस टेस्ट और फोर्थ वन है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा हमारे पास वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज योर स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये है आपका टर्मन ने। याद रखिएगा, इस टेस्ट को देने वाला जो पर्सन था वो था टर्मन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट को किसने दिया है। तो इसे दिया था लुइस टर्मन ने, और लुइस टर्मन को याद रखिएगा फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। लुइस टर्मन को फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्मन के रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने आईक्यू फॉर्मूला को प्रेजेंट किया था। और आईक्यू फॉर्मूला तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, दैट इज योर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है वो लुइस टर्मन ने दिया है। बाकी के टेस्टों की बात करें अगर यहाँ पर, तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो टेस्ट है आपका, वो है आपका नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट। नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे देने वाले खुद कौन थे? आपके रेवेंस थे। दूसरा है कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। याद रखिएगा कि जो कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है आपका, वो सब टेस्ट है भाटिया बैटरी टेस्ट का। ये क्वेश्चन जो था वो लास्ट ईयर के टैट के एग्जाम में पूछा गया था कि कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट कौन सा टेस्ट है। तो एक तो ये भाटिया बैटरी टेस्ट का सब टेस्ट है, एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कोहस ब्लॉक या भाटिया बैटरी अगर आपको पूछे तो ये है आपके इंडिविजुअल नॉन वर्बल। इंडियन टेस्ट था और इंडियन में इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल के साथ साथ ये है आपके नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट। तीसरा है हमारे पास यहाँ पर वेक्सलर। तो वेक्सलर की बात करें अगर हम, वेक्सलर आपका है तो इंडिविजुअल। एक बात ये ध्यान रखें कि इंडिविजुअल है नो डाउट, बट याद रखेंगे कि ये नॉन प्लस नॉन वर्बल प्लस वर्बल दोनों है। नॉन वर्बल प्लस वर्बल दोनों है। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 52, विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स? कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने पर्सनैलिटी को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वर्णन किया है जिसका? तो हमारे पास था शेल्डन, फ्रायड, एल्पोर्ट, फ्राइडमैन। तो याद रखिएगा कि एल्पोर्ट ने पर्सनैलिटी को गुणों के आधार पर डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पर है हमारे पास इनके द्वारा दिए हुए ट्रेड्स जो है वो है कार्डिनल है, सेकेंडरी ट्रेट है, सेंट्रल ट्रेट है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेडिकल टेट में कि ये कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट के बारे में एल्पोर्ट थ्योरी में बात की गई है, और एल्पोर्ट ने ये थ्योरी दी है, एल्पोर्ट थ्योरी ही उसका नाम है। बाकी की बात करें अगर शेल्डन के बारे में, तो शेल्डन ने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। ये ध्यान रखें, फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। और अगर पूछें कि शेल्डन ने कितने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दी है, तो याद रखेंगे 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी दी है इन्होंने, जिसमें है हमारे पास एंडो, एक्टो और मीजोमॉर्फिक। तीनों के साथ है मॉर्फिक वर्ड, लेकिन शुरू से नाम चेंज है। एक है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है आपका एक्टोमॉर्फिक, तीसरा है आपके पास मीजोमॉर्फिक। तो ये 3 दिए थे इन्होंने, और तीनों ही आपके शारीरिक गठन के ऊपर आधारित थे, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। बात करें अगर सिगमंड फ्रायड की, तो सिगमंड फ्रायड बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। सिगमंड फ्रायड ने पर्सनैलिटी को इद, ईगो और सुपर ईगो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमने पीछे वाली अपनी जो 50 क्वेश्चंस की सीरीज की थी उसमें भी मैंने इद, ईगो और सुपर ईगो को डिस्क्राइब किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें अगर, रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्सेस विद एन एवर्सिव कंसिक्वेंस रेफर्स टू? प्रतिकूल परिणाम के साथ अवांछित प्रतिक्रिया का बार बार जुड़ाव क्या दर्शाता है? मतलब हम प्रतिकूल अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स अगर हमें मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो अवांछित प्रतिक्रिया है उसके बार बार जुड़ने पर उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाएगा दैट इज योर एवर्सिव कंडीशनिंग।
प्रतिकूल कंडीशनिंग इसे कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होता है जब हम किसी बच्चे को पॉजिटिव मतलब डिजायर्स, अपनी इच्छा के अनुसार अगर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस रिस्पॉन्स में अगर हम बच्चा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसे हम क्या देते हैं? रिवॉर्ड करते हैं या उसे हम प्रेज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहेंगे। नेगेटिव रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है जब हम उस रिवॉर्ड को क्या करते हैं? विड्रॉल कर लेते हैं। मतलब अगर हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो दिया हुआ रिवॉर्ड वापस ले लेना, दैट इज योर नेगेटिव रेनफोर्समेंट। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पनिशमेंट आपका कैसा रेनफोर्समेंट है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो दंड है वो कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है, नॉट अ रेनफोर्समेंट, ये किसी भी तरह का पुनर्बलन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू इफेक्टिव काउंसलर? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावी परामर्शदाता से संबंधित है? परामर्शदाता जो होते हैं, काउंसलिंग जो होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑथेंटिसिटी, प्रमाणिकता। दूसरा है आपका पैराफ्रेजिंग, व्याख्या करना। एम्पैथी, सहानुभूति, ऑल ऑफ द एबव। मतलब काउंसलर का मतलब होता है किसी बच्चे को परामर्श देना किसी भी बात के लिए। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन दिए थे कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो इफेक्टिव काउंसलर से रिलेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी के सभी जो है वो एक इफेक्टिव काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता देने वाला होना चाहिए, व्याख्या करने वाला होना चाहिए, बच्चों के साथ जो है उसका बिहेवियर सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55, डैश इज डिफाइंड एज ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट मेमोरी ट्रेसेस ऑन ईच अदर। डैश को एक दूसरे का विभिन्न मेमोरी ट्रेस के ओवरलैपिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जब हम ओवरलैप करते हैं चीजों के ऊपर में तो वो क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं फॉरगेटिंग, कंडीशनिंग, इंटरफेरेंस और रिकॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारे पास इंटरफेरेंस इसे कहा जाएगा। देखिए, फॉरगेटिंग होता है किसी चीज को भूल जाना, भूलने के कुछ रीजंस होते हैं जिनमें हमारे पास एक रीजन हमारा इंटरफेयर भी होता है। इक्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट जब रहेंगे, इक्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट जब रहते हैं तो वहां पर चीजों में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है और उसकी वजह से हम चीजें क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। वही चीज आपको यहाँ पर पूछी थी, एक दूसरे पर विभिन्न मेमोरी ट्रेस के ओवरलैपिंग के रूप में परिभाषित किया जाएगा। मतलब डिफरेंट मेमोरी ट्रेसेस के ऊपर जब ओवरलैपिंग होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56, Which educationist gave the idea of behavioristic education system? व्यवहारवादी शिक्षा प्रणाली का विचार किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन थे आपके पास जॉन लॉक, थॉरनडाइक, हर्बर्ट स्पेंसर और लास्ट ऑप्शन था वॉटसन। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर जो सही आंसर है जेबी वॉटसन। ऑलवेज रिमेंबर बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन रहा है टेट आर्ट्स में, स्पेशली नॉन मेडिकल में 2-4 बार पूछा गया है, लेकिन टेट आर्ट्स में बड़ी बार पूछा गया है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, याद रखिएगा, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है आपके? तो इनका पूरा नाम है जेबी वॉटसन। और उल्टा करके भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जेबी वॉटसन को किसके फादर कहा जाता है, तो आपने ऑप्शन में देखना है, दैट इज योर बिहेवियरिज्म। थॉरनडाइक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि थॉरनडाइक को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अगर आपको पूछे जाएं तो वो रहेंगे आपके थॉरनडाइक। Next question, escape learning is an example of instrument conditioning based on dash reinforcement। ये क्वेश्चन आपको पहली बार जो था वो नॉन मेडिकल टैट में पूछा गया था, उसके बाद या उसके पहले जो है वो नहीं पूछा गया था। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एस्केप जो लर्निंग होती है आपकी, ये आपके पास एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। एस्केप लर्निंग एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट होता है, बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, टैट के बेस पे इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन हम जब मास्टर या आपके एमएड या नेट के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका डिटेलिंग में आता है। लेकिन आपने फिलहाल ये ध्यान रखना है कि एस्केप लर्निंग जो होती है वो होता है आपका एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉग्निटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन प्रपोज्ड बाय। जो आपका अवसाद के, जब हम क्या होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उस डिप्रेशन से मूव ऑन करने के लिए जो थेरेपी यूज की जाती है, ठीक है, जिसे हम कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं, वो किसने दी है? तो याद रखिएगा उस थेरेपी को देने वाला था एरन बेक। किसने दिया है? वो एरन बेक ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉग्निटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन प्रपोज्ड बाय। तो अवसाद के उपचार के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, उस डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो थेरेपी दी जाती है उस थेरेपी को कहा जाता है कॉग्निटिव थेरेपी। और वो जो कॉग्निटिव थेरेपी थी वो आपकी दी है एरन बैक ने। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा एरन बैक। सिगमंड फ्राइड के बारे में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इनको जो है वो इन्होंने इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में डिस्कस किया है। साथ में एक और क्वेश्चन जो बहुत ही रिपीटेड रहता है आपका, वो है फादर ऑफ साइको एनालिसिस। जहां पर भी आपको साइको एनालिसिस वर्ड मिल जाए, मीन्स मनोविश्लेषणवाद वर्ड मिल जाए, वहां पर आपने ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन में ढूंढना है, दैट इज योर सिगमंड फ्राइड, बट मनोविश्लेषण ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। गार्डनर ने थ्योरी जो दी थी आपकी, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि गार्डनर ने थ्योरी कौन सी दी है। तो इन्होंने दी है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने। गार्डनर का पूरा नाम है हॉवर्ड गार्डनर। और अगर पूछे कि कितने टाइप्स की दी है इन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इन्होंने दी है ये 9 तरह की। अब करंट में जब आएगा तो 9 टाइप है। वैसे जनरली हम पहले जो पढ़ते थे वो थे 8 टाइप्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने देखना है कि किस तरह से पूछा है। 8 9 अगर नहीं है तो 8 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर 9 भी है 8 भी है तो 9 नंबर जो 9 ऑप्शन है वही आपका सही ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे पूछा था कि इन्होंने जो थ्योरी दी है आपकी या टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे वो थे 9 में से यहाँ पर है हमारे पास 4 ऑप्शन, और 4 में से कौन सा नहीं है। तो पहला बात करें अगर म्यूजिकल, तो म्यूजिकल इनका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। दूसरा है लिंग्विस्टिक, तीसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब क्रिएटिव के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है क्रिएटिव। अगर हम 1 बाय 1 अगर बात कर लें तो एक हो गया म्यूजिकल, एक हो गया लिंग्विस्टिक, एक हो गया लॉजिकल मैथमेटिकल। 4th नंबर पे हमारी आ जाएगी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। 5th नंबर पे आ जाएगी इंटरपर्सनल, अगर बाई चांस आपको इनमें से ऑप्शन मिलता है इंटरपर्सनल। 6th नंबर पे आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। 7th नंबर पे आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। 8th नंबर पे आ जाएगी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, और 9th नंबर पे आ जाएगी हमारे पास विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। लास्ट टाइम नॉन मेडिकल टेट में विजुअल स्पेटियल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 9 टाइप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। क्रिएटिव जो है वो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस नहीं दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड हैविंग इंटेलिजेंस कोशिएंट बिटवीन 55 to 70 विल बी कैटेगराइज्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सिवियर और प्रोफाउंडेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अभी करंटली HP टेट नॉन मेडिकल का जो एग्जाम हुआ था 27 नवंबर को, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 50 to 70 जिसका IQ रहेगा, पहली बात ध्यान रखिएगा कि बिलो 70 IQ जो होता है, 70 से नीचे जिनका भी IQ रहेगा उन्हें कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेंटल रिटार्डेशन किसे कहा जाएगा। तो मेंटल रिटार्डेशन होती है जब बच्चे का IQ 70 के नीचे होता है। दूसरा यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 55 to 70 जिसका IQ रहेगा उसे कहा जाता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। अब बात करें अगर हम मॉडरेट, सेवियर और प्रोफाउंडेड की, तो प्रोफाउंडेड बच्चे का जो IQ होता है वो होता है बिलो 20। 20 से नीचे जिसका IQ रहेगा उसे कहेंगे प्रोफाउंडेड। मॉडरेट की बात करें तो आपके पास आ जाएगा 35 to 55। 35 to 55 जिनका IQ रहेगा वो हो जाएंगे आपके मॉडरेट। और अगर हम बात करेंगे 20 to 35 या 25 to 35 भी कई बार आपको मिलेगा, तो उसे कहेंगे सेवियर मेंटल रिटार्डेशन। ये IQ आपने ध्यान रखने हैं, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, द कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद। आत्मनिरीक्षण और चेतन अनुभव जैसी अवधारणाएं संबंधित है। ठीक है, तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये दिया गया है विलियम वुंट के द्वारा। अब यहाँ पर आपके पास स्कूल्स के बेस पे ऑप्शन दिए गए थे कि ये फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है, बिहेवियरिज्म से है, स्ट्रक्चरलिज्म से है या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका रिलेटेड है ये है आपका स्ट्रक्चरलिज्म से।
स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, यहाँ पर ऑप्शन मार्क नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है दीज आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चरलिज्म। अब यहाँ तो स्कूल से पूछा है, बाई चांस फर्दर अगले एग्जाम में आपको अगर पूछा जाए कि किसने दिया है तो याद रखिएगा इट वॉज गिवन बाई विलियम वुंड। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास विलियम वुंड। और विलियम वुंड को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और साथ में इन्हें हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, साइकोलॉजी वर्ड को पहली बार किसने दिया है या किसने उसका यूज किया है? तो मनोविज्ञान शब्द को यूज करने वाला जो हमारे पास पर्सन था वो था रेडोल्फ गॉकले, रेडोल्फ गॉकले। और अगर पूछें कि इन्होंने कब किया है इसका यूज तो याद रखिएगा 1590 में। और अगर पूछें कि कौन सी बुक में इन्होंने यूज किया है इसका तो याद रखिएगा उस बुक का नाम है साइकोलॉजिया, उस बुक का नाम था साइकोलॉजिया। तो पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज करने वाला था रेडोल्फ गॉकले, 1590 में किया है। और कौन सी बुक में किया है अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो साइकोलॉजिया उस बुक का नाम था। अदर ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड और सीजी जंग। विलियम जेम्स जो हैं आपके पास उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। और इनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स ने दिया है इसे। सिगमंड फ्रायड के बारे में अभी हमने बात की कि जहां पर भी आपको साइको एनालिसिस वर्ड मिलेगा, इट मीन्स मनोविश्लेषण वर्ड आपको मिलेगा, वो दिया है आपका सिगमंड फ्रायड ने। सीजी जंग के बारे में बात करें तो इन्होंने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दिए हैं, आपके पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है इन्होंने कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, जिनमें हमारे पास है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और थर्ड वन है आपके पास एम्बीवर्ट। ये 3 टाइप्स इन्होंने दिए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सपेक्टिव, विचार प्रक्रिया प्रक्षेप्य का मुख्य घटक है। किसका मुख्य घटक है? जब हम थॉट करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सोचते हैं तो उसमें कौन सी हमारा जो डेवलपमेंट है वो काम करेगा, किस डेवलपमेंट के बेस पे हम थिंकिंग प्रोसेस या थॉट्स प्रोसेस जो डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास गेस्टाल्ट, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक या कॉग्निटिव। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा कॉग्निटिव। बुद्धि होगी तभी जो है वो थॉट्स क्या होंगे, प्रोसीड होंगे, उन्हीं के ऊपर जो है विचार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। अब देखो बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पूछा गया था आधुनिक मनोवैज्ञानिक भाषाई सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा, सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात जब भी की जाएगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी की बात जब भी की जाएगी, भाषा विकास सिद्धांत, या कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बेस पे पूछा जाए तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में पूछा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पूछा है और चौमस्की वहां पर आपके पास आंसर है, तो वही क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, भाषा विकास थ्योरी के बारे में पूछे या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में पूछे तो वो आपके पास रहेंगे चौमस्की। इनका पूरा नाम था नॉम चॉम्स्की, पूरा नाम था नॉम चॉम्स्की। पूरे नाम से हमें क्या लेना, लेकिन हमें जो पूरा नाम याद भी रखना है। चॉम्स्की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में रहेगा। कोहलर की बात करें यहाँ पर तो कोहलर ने दिया है आपका इनसाइट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्याजेट की बात करें, प्याजेट ने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिसे हम इंटेलेक्चुअल, अब जो करंट में क्वेश्चन आता है वो इंटेलेक्चुअल के बेस पे आता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी इसे हम कहते हैं। और बात करें अगर कोहलर बर्ग की तो कोहलर बर्ग ने दिया है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। लास्ट टाइम नॉन मेडिकल टैट में पूछा था कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को किसने दिया है, तो याद रखें कोहलर बर्ग। और एक पूछा गया था स्टेजेस कितनी दी है इन्होंने, तो इन्होंने दी है आपकी 6 स्टेजेस। क्लासेस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कोहलर बर्ग की थ्योरी को, प्याजेट की थ्योरी को, आपके कोहलर की थ्योरी
को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, किसके द्वारा दिया गया है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को देने वाला फर्स्ट ऑप्शन था कार्ल रॉजर, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा है सिगमंड फ्रायड और फोर्थ है आपके पास विलियम जेम्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने आपकी नीड थ्योरी भी दी है, नीड थ्योरी दी है, जिसमें हम 5 नीड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम 5 ज़रूरतों के 5 बेसिक ज़रूरतें बताई थी उन्होंने, जिसे उन्होंने इस तरह के पैटर्न में ड्रॉ किया था। यहाँ पर सबसे बेसिक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और इस थ्योरी की जितने भी नीड्स हैं वो हमने अपने 50 क्वेश्चंस की सीरीज में फर्स्ट पार्ट में डिटेल में मैंने आपको बताया है। अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये जो आपका डार्विन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, ये आपकी थ्योरी रिलेटेड है हेरिडिटी से, दिस इज रिलेटेड टू हेरिडिटी। और यहाँ पर कहा कि व्यवहार में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक परिवर्तन का कारण है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी गुण हमारे ट्रांसफर होंगे, व्यवहार के हैं, इंटेलिजेंस के, जिस मर्जी के हैं, वो हमारे हेरिडिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और यहाँ से आपको पूछा जाता है कि जैसे हमारा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं, वो किसके थ्रू होंगी? तो याद रखिएगा वो जीन्स के थ्रू होंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछें कि जीन्स किस फॉर्म में बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, तो या किससे बनते हैं, तो याद रखिएगा ये बनते हैं डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जीन्स का जो वर्किंग होती है, जीन्स जब काम करते हैं हमारी बॉडी में तो किस तरह से करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा पेयर में काम करते हैं। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल टैट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज। बच्चे अक्सर झूठ बोलने की आदत तब सीखते हैं जब अनुशासन कैसा हो। अब यहाँ पर आपके पास 4 टाइप्स दिए हैं, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव, डेमोक्रेटिक और सबमिसिव। ऑथोरिटेटिव के आधार पर, ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है अधिकारात्मक, या इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, सत्तावादी भी बोल सकते हैं, सत्तावादी भी से बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। हर टाइम उनके ऊपर जो है वो अपना एक दबदबा बनाए रखते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी इंक्वायरी होती है। तो इस तरह से बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स के डर से अक्सर झूठ बोलते हैं खुद को पनिशमेंट से बचने के लिए। क्योंकि अथॉरिटेटिव के अंदर जो है पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को छोटी छोटी गलतियों पर पनिशमेंट देते हैं। तो अथॉरिटेरियन जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे क्या करते हैं, झूठ बोलने की आदत डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट ना मिले या पेरेंट्स से कुछ जो है सुनना ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर, इट इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर इट परपोर्ट टू मेजर इज। वह सीमा है जिसे एक परीक्षण मापना चाहता है। मतलब क्या कहा कि आपके पास देखो टेस्ट में आता है, टेस्ट जो हमारे होते हैं, जो भी परीक्षण हम परफॉर्म करते हैं, उनमें हमारे पास एक टर्म आती है रिलायबिलिटी और एक होता है आपके पास वैलिडिटी। ठीक है, परीक्षण जिसमें मापना चाहता है जिस चीज़ को, तो उसे कहा जाता है वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी की बात करें तो मान लो कोई पर्सन जो है वो किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है, और हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करने पर सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो उसे रिलायबिलिटी कहते हैं। और सीमा को हम क्या कहते हैं, जिस सीमा तक या जिस मेजरमेंट इसे कर रहे हैं हम, वह सीमा जिसे एक परीक्षण मापना चाहता है, जिसे एक परीक्षण जो है वो ऑब्जर्व करना चाहता है, उसे कहा जाता है वैलिडिटी। तो ये दोनों टर्म ध्यान रखनी है, बड़ी बार पेपर में पूछी जाती है, लास्ट टाइम भी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 69, डैश रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल। व्यक्ति के उसकी संपूर्ण क्षमता के साथ विकास को संदर्भित करता है। क्या है वो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस, मूड मैनेजमेंट या कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कहेंगे आत्मबोध। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है
डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद ऑल हिज पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं के साथ जब व्यक्ति खुद को विकसित करता है, ठीक है, अपने अंदर क्या सही है क्या गलत है, और ज्यादा वो खुद को कितना डेवलप कर सकता है अपनी क्षमताओं के आधार पर, तो उसे कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसे क्या कहा जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ से हमारी टर्म्स आती हैं जो हमने क्लास में डिस्कस की है। एक आता है आपका सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, एक आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक है सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। तो क्लास में हमने ये डिटेल में डिस्कस किए हैं कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है और सेल्फ कंट्रोल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 70, मे बी डिफाइंड एज टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर। यहाँ पर हिंदी में जो है वो क्वेश्चन आपका प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको। मे बी डिफाइंड एज टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर, जब भी हम एक एक्टिविटी को चूज करते हैं दूसरी एक्टिविटी के प्रेफर में, तो उसे क्या कहा जाएगा? मतलब हमारे जो इंटरेस्ट है, सपोज करो कि हमें दो चीजें पसंद हैं, ठीक है, दोनों चीजें पसंद है, लेकिन दोनों में से कौन सी चीज को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे खरीदने में, तो उसको क्या कहा जाएगा? उस चीज को क्या कहा जाएगा? जब हम एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज को प्रेफर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रुचि होता है। नेक्स्ट है आपके पास, स्टीफन कैकी हैज सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ डैश दैट आर डैश बेस्ड एंड लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट। स्टीफन कैकी ने अपनी थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर ऑप्शन मिले थे, मल्टीपल एबिलिटीज बायोलॉजिकली, मल्टीपल इंटेलिजेंस कॉमन लर्निंग, मॉडुलस कॉमन डेवलपमेंट ऑल, और फोर्थ है प्रोसेसर कॉग्निटिव। स्टीफन कैकी एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या कंसिस्ट करती है? इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज दैट आर बायोलॉजिकली बेस्ड, जो किस रूप से बेस्ड होती है? जैविक रूप से बेस्ड होती है। तो ये क्वेश्चन भी मेडिकल में बड़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ए ऑप्शन, मल्टीपल एबिलिटीज बायोलॉजिकली बेस्ड एंड लिंक टू द कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पर्सनल बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू। अभी हमने आई थिंक 58 और 59 क्वेश्चन डिस्कस किया था गार्डनर थ्योरी के बारे में, और यही क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर पूछा था कि पर्सनल बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू। तो याद रखिएगा, दिस इज योर गार्डनर थ्योरी, जिसका नाम हमने अभी पढ़ा मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पर पूछा पर्सनल, पर्सनल के दो टाइप हमने पढ़े, एक पढ़ा इंटरपर्सनल और एक पढ़ा हमने इंट्रापर्सनल। बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडी के बारे में जिसका नॉलेज होगा, म्यूजिकल, म्यूजिक के बारे में जिसको नॉलेज होगा। तो ये तीनों इंटेलिजेंस किससे जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी है गार्डनर से, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने इन्हें डिफाइन किया है एज द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन है आपके पास स्टर्नबर्ग के, देखो यहाँ पर स्टर्नबर्ग लिखा है लेकिन इनका नाम है स्टर्नबर्ग, ठीक है। स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है वो है ट्राया-एकिक थ्योरी, ट्राया-एकिक थ्योरी जो रिलेटेड है आपकी इंटेलिजेंस से, और इन्होंने इंटेलिजेंस में 3 टाइप्स दिए हैं इसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, What role does the basic processing mechanism play in एडरसन थ्योरी? एडरसन के सिद्धांत में बुनियादी प्रसंस्करण तंत्र क्या भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, जिसमें है हमारे पास पहली स्टेटमेंट्स, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी दैट डिटरमिन इंटेलिजेंस। यह विशिष्ट क्षमताओं के रूप में से एक है जो बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। दूसरा है यह बुद्धि के उप प्रकारों में से एक है। तीसरा है यह सोच को लागू करती है, और फोर्थ है यह प्रस्तात्मक विचार का दूसरा नाम है। तो पूछा था कि एडरसन थ्योरी में जो इंटेलिजेंस है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया था। तो याद रखिएगा, ये क्या होती है? इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग, ये सोच को क्या करती है? लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अभी हम को बात की ट्रायक, देखो यहाँ क्या पूछा कि स्टर्नबर्ग ट्रायकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द सॉल्यूशन ऑफ एन एनालॉजी आइटम इन्वॉल्व। स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रियार्किक सिद्धांत में एक सादृश्य वस्तु के समाधान में शामिल है क्या? एनकोडिंग प्रोसेस एंड कंपैरिजन प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जनरल प्रोसेस एंड स्पेसिफिक प्रोसेस, और वर्बल एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस एबिलिटी। तो इन्होंने क्या किया था? एनकोडिंग प्रोसेस एंड कंपैरिजन प्रोसेस के बारे में बात की थी। 3 टाइप्स जो दिए थे इन्होंने अपनी थ्योरी में, उन्होंने इन 3 टाइप्स के अंदर एनकोडिंग प्रोसेसेस और कंपैरिजन प्रोसेसेस के बारे में बात की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिसर्च शो दैट फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टीचर इफेक्टिवनेस। अनुसंधान से पता चलता है कि निम्नलिखित शिक्षक की प्रभावशीलता में योगदान नहीं देता है। अब क्या योगदान नहीं देता है? पहला कहा कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है यूज ऑफ आईसीटी, तीसरा है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है यूज ऑफ स्टूडेंट फीडबैक। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है वो टीचर की प्रभावशीलता में योगदान है। टीचर्स का एक्सपीरियंस चाहे जितने भी साल का हो, जब तक उसका संचार कौशल, आईसीटी का उपयोग और छात्र का पॉजिटिव फीडबैक उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अनुभव के वश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन मैच्योरेशन। मैच्योरेशन होती है कि जब एक बच्चा जब जो है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो परिपक्वता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करेगा? इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं। It is an automatic biological development of body that naturally unfolds over time. Yes, this is the right answer. कि ये क्या करता है? ये शरीर का स्वचालित जैविक विकास है जो स्वाभाविक रूप से समय के साथ क्या होता है? विकसित होता है। मैच्योरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम बच्चे में क्या होती है? डेवलप होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चॉम्स्की थ्योरी। अभी देखिएगा हमने कहा कि चॉम्स्की ने जो थ्योरी दी है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, और उसी के अंदर हमें स्टेटमेंट्स दी गई थी चार में से हमें कोई एक स्टेटमेंट चूज करनी थी। तो पहला स्टेटमेंट था डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज बिटवीन 3 and 5 years इज लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एनफोर्समेंट रिसीव बाय द चाइल्ड, चिल्ड्रन एक्वायर मिस्टेक इन लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स एंड अदर अराउंड देम, चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर। तो देखो चिल्ड्रन के पास जो है वो कोई भी इनेट ग्रामर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है। जैसे जैसे वो अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे जैसे घर में वो अपने पेरेंट्स को बात करते सुनेगा तो उन वर्ड्स को वो इमिटेट करना, अनुकरण करना उनका सीखने लगता है, उनको रिपीट करता है। तो उसी तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि डेवलपमेंट इज बिटवीन 3 से 5 साल तक के बच्चे का क्या हो जाता है? भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास बच्चे द्वारा प्राप्त सुदृढ़ीकरण पर जैसे जैसे उसे रिइंफोर्स करते रहेंगे उसका भाषा विकास होता रहेगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन था वो इसकी थ्योरी का सिद्धांत नहीं था या विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिफाई रिजल्ट इन। सुसंगत पहचान विकसित करने में विफलता के परिणाम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इनफ्रारिटी, रोल कंफ्यूजन, स्टैग्नेशन एंड सोशल आइसोलेशन। फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट, यहाँ पर क्या पूछा? सुसंगत पहचान विकसित करने में विफलता का परिणाम क्या है? यहाँ पर है हमारे पास राइट ऑप्शन, दैट इज योर रोल कंफ्यूजन। भूमिका में जब भ्रम होता है तो ये क्या करता है? फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटेक्टिव मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ कैमफ्लैग इज इजियर फॉर पीपल हु आर। छलावरण के बावजूद गतिविधि का पता लगाना उन लोगों के लिए आसान है जो क्या करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, फील्ड डिपेंडेंट, इन फील्ड डिपेंडेंट, बोथ फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नाइदर फील्ड डिपेंडेंट नॉर फील्ड डिपेंडेंट। पूछा था कि डिटेक्टिव मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ कैमफ्लैग मतलब छलावरण के बावजूद गतिविधि का पता लगाना उन लोगों के लिए आसान है जो क्या होंगे? फील्ड इंडिपेंडेंट होंगे, इन फील्ड इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके वो एक जनरल मेंटल एबिलिटी के बेस पे आधारित है। यहाँ पर साइकोलॉजी के अंदर जो थ्योरीज है या मेथड है वो काम नहीं है, ये आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। अब देखिए क्या कहा था कि मध्य मानसिकता, अभी हमने बात की मेंटल रिटार्डेशन के IQ के बारे में, उसमें हम मॉडरेट के बारे में बात की थी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 35 to 49। 55 to 70 आ जाएगा माइल्ड वाला। ठीक है, 55 to 70 आ गया माइल्ड और 35 to 49 आ गया आपके पास मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फेमस साइकोलिंग्विस्टिक। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर रिपीट हुआ है, साइकोलिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपके पास सही आंसर रहेगा नॉम चॉम्स्की। मैंने कहा कि जब भी भाषा विकास के बारे में बात होगी, भाषा के बारे में बात होगी, तो एक नाम आप लोगों ने याद रखना है, नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। मैंने कहा कि जेबी वॉटसन जो है
सोल है, माइंड है, बिहेवियर है, ब्रेन है। हमारे जो जे बी वॉटसन थे साइकोलॉजिस्ट, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक। और बिहेवियरिज्म के जो जनक हैं आपके पास वो है जे बी वॉटसन। तो इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इन्होंने व्यवहार के ऊपर इसे प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। लास्ट टाइम नॉन मेडिकल टैट में इस डेफिनेशन को पूछा गया था कि साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी व्यक्ति की जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज है, वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा उसकी जो गतिविधियां हैं वो उसके पर्यावरण के साथ क्या है, रिलेशन में है, संबंधित है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे देने वाला था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने साइकोलॉजी के ऊपर एक और स्टेटमेंट दिया है कि साइकोलॉजी ने फर्स्टली लॉस्ट किया है सोल को, लॉस्ट सोल, देन आफ्टर माइंड, then after consciousness और then after consider behavior, और व्यवहार को क्या किया है, अपनाया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया और अंत में व्यवहार को अपनाया है। और ये कथन भी किसका है, आपके वुडवर्थ का है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु डिफाइंड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। अब देखो यहाँ पर मनोविज्ञान को किसने मुख्य विषय वस्तु चेतना के साथ तत्काल अनुभव के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। स्ट्रक्चरलिज्म पे के फादर जो है वो है विलियम वुड, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एडवर्ड टिचनर, ई.बी. टिचनर, मतलब एडवर्ड बी टिचनर इनका पूरा नाम है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था, वो डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर, दैट इज गिवन बाय ए.बी. टिचनर। तो ये भी आपने स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिएगा, फर्स्ट इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो दिया है अल्फ्रेड बिनेट ने, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा अल्फ्रेड बिनेट। यहाँ से ध्यान रखेंगे, इनका जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो कौन सा था। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था इनका वो था बिनेट सिमन स्केल, बिनेट सिमन स्केल जो इन्होंने दिया था, और इसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब हुआ बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता पूछे तो अल्फ्रेड बिनेट रहेगा, अगर पूछे बुद्धि के जनक तो रहेगा टर्मन, जो अभी हमने लास्ट किसी क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एबिंगहस हैड डन द पॉइंटिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन। देखिएगा, ऑप्शन है प्रिसेप्शन, इमोशन, मेमोरी, थिंकिंग। जो एबिंगहस थे इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट डन किए हैं वो किए हैं मेमोरी के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने रिप्रोडक्टिव मेमोरी को प्रेजेंट किया है। तो एक बार क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया था कि रिप्रोडक्टिव नेचर ऑफ मेमोरी किसने दिया है, तो इसे दिया है एबिंगहस ने। ठीक है, एक थ्योरी दी है इन्होंने जिसे हम कहते हैं डीके थ्योरी। तो आपको पूछें कि डीके थ्योरी भी किसने दी है, तो भी आपके पास आंसर क्या रहेगा, एबिंगहस रहेगा। और एबिंगहस ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया है या जो भी काम किया है वो मेमोरी के ऊपर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं अपने जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन थे डेविड हल, थॉरनडाइक, अल्फ्रेड बिनेट और अल्फ्रेड एडलर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अल्फ्रेड एडलर को इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लाइफ स्टाइल्स किसने दिए हैं, जीवन शैलियाँ किसने दी हैं, तो ये जीवन शैलियाँ दी हैं अल्फ्रेड एडलर के द्वारा। अगर पूछें कि कितनी जीवन शैलियाँ हैं तो वो दी हैं आपकी 4 तरह की जीवन शैलियाँ। डेविड हल के बारे में अगर हम बात करें तो CL हल एक है हमारे पास, CL हल। तो हल ने क्या दिया है आपका, रेनफोर्समेंट कॉन्सेप्ट दिया है, रेनफोर्समेंट कॉन्सेप्ट दिया है। अल्फ्रेड बिनेट के बारे में अभी हमने बात की कि इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, और इन्होंने क्या दिया था आपके पास, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। थॉरनडाइक के बारे में हमने बात की कि इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग भी इन्हीं ने ही दिए हैं, मतलब हिंदी में कहा जाता है अधिगम के नियम किसने दिए हैं, तो वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय। देखिएगा लॉज ऑफ लर्निंग जो दिए हैं वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने, लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक थे आपके प्राइमरी लॉस और एक थे आपके पास सेकेंडरी लॉस। प्राइमरी लॉस के अंडर हम 3 लॉ पढ़ते हैं सिर्फ। एक आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, एक आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और एक आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि लॉ ऑफ इफेक्ट को किसने दिया है, तो राइट ऑप्शन रहेगा थॉर्नडाइक। अगर बात करें स्किनर की, तो स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, बहुत ही फेमस है जो टैट के बेस पे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हिंदी में कहा जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। पैवलोव ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पैवलोव ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और कोहलर के बारे में हमने बात की, इनसाइट लर्निंग थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये एक एक नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कीटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। आर्कीटाइप एक शब्दावली है जो किससे जुड़ी है, तो ये जो आर्कीटाइप शब्दावली है, दिस इज योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज योर जंग। जंग ने आर्कीटाइप शब्दावली को प्रेजेंट किया है। यहाँ पर आपके पास जो फ्रायड, एडलर और स्किनर हैं, फ्रायड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, साइको एनालिटिक थ्योरी दी है जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है आपकी। दूसरी है एडलर, जिनके बारे में अभी हमने बात की कि इन्होंने लाइफस्टाइल दिए हैं। और स्किनर ने दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। अभी हमने बात की लास्ट क्वेश्चन में कि इनसाइट लर्निंग के जो थ्योरी है वो किसने दी है। ऑप्शन थे थॉर्नडाइक, इवान पैवलोव, बीएफ स्किनर और डी ऑप्शन है कोहलर। तो अभी हमने तीनों के बारे में अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया है। थॉर्नडाइक के बारे में बता दूं अगर कि इन्होंने थ्योरी लर्निंग की कौन सी दी है, तो इन्होंने जो दी है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशंस विच डायरेक्ट अ पर्सन टुवर्ड हिज गोल। वे परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है, निर्देशित करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन में लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन और इमोशन। तो क्या कहा था कि वे परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत लगा है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है मोटिवेशन, दैट इज योर मोटिवेशन। हम जब भी कोई काम करते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए हम पॉजिटिवली क्या होंगे, मोटिवेट करेंगे। उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमें क्या करेगा, निर्देशित करेगा, वो है हमारी मोटिवेशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। किसी भी गतिविधि को दोहराने से संबंध मजबूत होते हैं, थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या कहा गया, दोहराने से मतलब प्रैक्टिस करने से। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज उसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास रहेगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि सीखने के लिए पर्सन क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जब वो तैयार होगा तो लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। इफेक्ट है कि लर्निंग परफॉर्म की, उसके दो तरह के इफेक्ट पड़ते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। लर्निंग परफॉर्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा था कि दोहराना है उसे। तो बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें क्या हो जाती हैं, परफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा व्यायाम का नियम, या मतलब जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग द फीलिंग एंड इमोशन। देखिएगा जहां पर भी फीलिंग और इमोशनल की बात की जाएगी तो वो है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया था, इमोशनल दिया था, स्पिरिचुअल दिया था, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा बी ऑप्शन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इमोशनल इंटेलिजेंस को किसने दिया है, तो सबसे पहले डिफाइन किया था डैनियल गोलमैन ने। इसके अलावा अगर आपको ये ऑप्शन एग्जाम में नहीं मिलता है तो आपने ध्यान रखना है, एक जॉन मेयर, मेडिकल टैट में जब पूछा था तो इनके नाम मिले थे, जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे।
ठीक है, डैनियल गोलमैन ने पहले डिस्कस किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस को दिया था, और इसके बाद देने वाले थे जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग, किसने कहा कि भाषा सोच पर आधारित है। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन डेवलप होते हैं भाषा विकास के ऊपर। ऑप्शन में थे वाइगॉस्की, पियाजेट, वॉटसन और बैरॉन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है पियाजेट। क्या रहेगा, लैंग्वेज को वाइगॉस्की और पियाजेट दोनों ने डिफाइन किया है अपनी थ्योरीज में। पियाजेट ने कहा कि पहले जो है वो विचार उत्पन्न होते हैं, फिर उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है, लेकिन वाइगॉस्की ने कहा कि पहले भाषा का विकास होगा, फिर जो है वो क्या आएंगे, थॉट्स आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों के आपने ध्यान रखने हैं। पियाजेट ने कहा कि पहले विचार होंगे फिर भाषा होंगे, और वाइगॉस्की ने कहा पहले भाषा होगी फिर विचार आएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि भाषा सोच पर निर्भर करती है। यस, थॉट होंगे तभी भाषा डेवलप होगी, और ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है, जीन पियाजेट ने। अगर बोलते कि सोच भाषा पर निर्भर करती है, अगर सोच पहले और भाषा बाद में आता तो आंसर हो जाना था वाइगॉस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, किस चरण में बच्चे अपने सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास एडोलेसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड में बच्चा कंप्लीटली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, कंप्लीट मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाता है, कंप्लीट मेंबर ऑफ सोसाइटी बनता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि सक्रिय सदस्य बन जाता है। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, दिस इज योर एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड के बारे में बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है 12 से 18 या 19 साल, कई बार 13 से 18 या 19 साल भी दे दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में डेवलप होती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन जिसे हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कहाँ पर डेवलप होती है, समस्या समाधान की योग्यता। तो वो भी आंसर में क्या रहेगा, एडोलेसेंस। अर्ली चाइल्डहुड देखिए यहाँ पर लिखा है, तो अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है टॉय एज पीरियड, मतलब खिलौनों से खेलने की अवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 3 से 6 साल। अर्ली के बाद एक पीरियड आता है लेटर चाइल्डहुड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लेटर चाइल्डहुड को कहेंगे उत्तर बाल्य अवस्था, और इसका जो दूसरा नाम है तो इसे हम जानते हैं गैंग एज पीरियड के नाम से, मतलब गिरोह अवस्था जिसे हिंदी में कहा जाता है, गिरोह अवस्था इसे हिंदी में कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12, कई बार 6 से 11, 6 से 12, 5 से 12, इस तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 96, द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज। देखिए यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन डेवलप होंगे। कैसे, एक तो आ गया आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आहा एक्सपीरियंस, आहा अनुभव जिन्हें कहा जाता है। दूसरे थे थिंकिंग, रीजनिंग, तो ये नहीं होंगे इसके ऑप्शंस। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच, जब हमें क्या होता है समस्या का समाधान अचानक मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं आहा अनुभव। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपको पूछे कि समस्या के अचानक जो समाधान मिलते हैं वो थ्योरी कौन सी है आपकी, तो इस थ्योरी का नाम है आपके पास इनसाइट थ्योरी। ठीक है, इनसाइट थ्योरी, इसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया। सडन सॉल्यूशन कहाँ मिलते हैं, तो ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग मिलते हैं, तो इनसाइट थ्योरी, या तो आप याद रखिएगा गेस्टाल्ट थ्योरी जो दी है कोहलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। ठीक है, तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो सिद्धांत है वो दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, A.H. मैस्लो ने, जहां पर उन्होंने 5 आवश्यकताओं को प्रेजेंट किया था। यहाँ पर बता देती हूँ, पहली जो उन्होंने बताई थी वो थी आपकी फिजिकल नीड, शारीरिक जरूरतें जिन्हें कहते हैं, फिजियोलॉजिकल भी मिलता है, फिजिकल भी। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, तीसरा है आपके पास यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, प्रेम संबंधी आवश्यकताएं, सेफ्टी को कहेंगे, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। फोर्थ आती है आपके पास यहाँ पर सेल्फ एस्टीम नीड्स, और फिफ्थ नंबर पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 थी जिसको उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में प्रेजेंट किया था, और इस तरह के ट्रायंगल में इन्होंने इसे प्रेजेंट किया था। ठीक है, सबसे पहले बॉटम जो सबसे नीचे है,
सबसे लोअर लेवल है वो है फिजिकल, और सबसे हायर है आपकी वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनमें से जो पहली 3 है इन्हें कहा जाता है लोअर लेवल नीड, और इनमें से ये जो 2 हैं इन्हें कहा जाता है हायर लेवल नीड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एचपी टेट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है आपके पास, द परसेप्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग्स इज नोन एज, विशिष्ट वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की अवधारणात्मक झुकाव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो विशिष्ट वस्तुओं के प्रति जब एक पर्सन जो है वो अपनी स्पेसिफिक या स्पेशल थिंकिंग को प्रेजेंट करता है, स्पेशल थॉट्स को प्रेजेंट करता है, तो उसे कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति, रवैया लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसे साइकोलॉजी में अभिवृत्ति भी कहते हैं। अब देखिएगा, इसे हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या है कि देखिएगा, जैसा हमारा एटीट्यूड होगा, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमें रिजल्ट भी कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड किसी काम के प्रति नेगेटिव है तो हमें रिजल्ट भी कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। तो क्या कहा, विशिष्ट वस्तुओं के प्रति जो व्यक्ति की अवधारणा होती है, ठीक है, अवधारणा होती है, अवधारणात्मक झुकाव जो होता है किसी विशेष प्रतिक्रिया के प्रति या विशेष वस्तु के प्रति, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी, इनमें से कौन है जो हमारी मेमोरी से नहीं जुड़ा है। तो हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, रिकॉल और फीलिंग। तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो हमारी मेमोरी से नहीं जुड़ा है। तो फीलिंग हमारी मेमोरी से नहीं जुड़ते हैं। हमारा जो मेमोरी है वो काम कैसे करता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं, सीखने के बाद उसे क्या करते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं। जैसे हमने कोई क्वेश्चन याद किया और उसे याद किया मतलब उसे सीखा और उसे अपने अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, उसे रिटेंट कर लिया। ठीक है, रिटेंट करने के बाद जब हम एग्जाम में जाते हैं तो उस क्वेश्चन को हम याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, तो वो हो गया हमारा रिकॉल करना। और जैसे ही हमने जब रिकॉल किया तो उसके रिगार्डिंग जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वहां पर उसे हमने क्या कर लिया, पहचान कर लिया, तो उसे क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन, या इसे हम रिकॉग्निशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेमोरी प्रोसेस। एक और क्वेश्चन मेमोरी से भी पूछा जाता है आपका, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, जो अभी करंट के पेपर में भी पूछा गया था कि आपको पूछे कि मेमोरी की कितने स्टेजेस हैं, तो वो है 3। 3 कौन सी हैं, तो 3 है आपकी, पहली है एनकोडिंग, फिर आता है स्टोर, पहले हम एनकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर उसे स्टोर करते हैं, और फिर हमारे पास आता है रिट्राइवल। ठीक है, पुनः प्राप्ति होती है हमें चीजों की उन्हें स्टोर करने के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का सीरीज जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया। आई होप कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।